हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी डिस्कस किया था। हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो कवरिंग से मिलकर बनी होती है बेटा, दो लेयर से मिलकर बनी होती है, और दोनों ही लेयर, जो ऊपर वाली लेयर है और नीचे वाली लेयर, इन दोनों लेयर में दो तरह की एंडिंग देखने को मिलती है, एक हाइड्रोफिलिक एंडिंग, दूसरी हाइड्रोफोबिक एंडिंग। तो हमने देखा था एक ऐसी लेयर होती है बेटा जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अटैच होती है। दूसरी ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ऐसी लेयर होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल से अटैच नहीं होती है। तो दो तरह की लेयर है, एक वाटर लविंग लेयर है, दूसरी वाटर फियरिंग लेयर है। जो वाटर लविंग लेयर है बेटा, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर से रिपेल करती है या वाटर फियरिंग लेयर है, उससे बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक। तो हमने साथ ही साथ में तीन तरह की प्रोटीन को भी डिस्कस किया था। तीन तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में मेनली कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे हमारी सेल्स के अंदर आप देखते हो, हमारी सेल्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, हमारी सेल्स के अंदर बहुत सारी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अब जो मूवमेंट होता है बेटा, उसमें मॉलिक्यूल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक, या तो गैस फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं और हमारी सेल्स के अंदर मूव कर सकते हैं या सेल से बाहर मूव कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होता है। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स की, जो कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारी अलग अलग टाइप की सेल्स होती है बेटा, हर सेल्स का अलग फंक्शन होता है। ठीक है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि सीक्रेटरी नेचर की होती है, कुछ सीक्रेशंस करती हैं, दूसरी सेल्स को उन सीक्रेशंस की जरूरत होती है, तो वो मॉलिक्यूल्स उन सेल्स से निकल के दूसरी सेल्स तक मूव करते हैं। तो क्या हो रहा है, वहां पे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं सेल्स से। हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट, जब आप खाना खाते हो बेटा, तो न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर मूव करते हैं। तो अंदर कैसे मूव कर रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए मूव कर रहे हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा से होते हुए मूव कर रहे हैं। तो कोई तो वहां पर प्रोसेस होगा जो कि हेल्प कर रहा है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस और जो एंडोसाइटोसिस हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दो तरह के प्रोसेस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस कर लेते हैं पहले उन प्रोसेस को। तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है बेटा डिफ्यूजन। दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस है जिसका नाम डिफ्यूजन, दूसरा एक प्रोसेस है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा सॉलिड एज वेल एज गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा सॉलिड एज वेल एज गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो प्रोसेस हैं जो कि जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो पा रहा है। हाँ, आपकी सेल्स के अंदर जो है गैसेस मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं, है ना। आपकी सेल्स के अंदर या सेल्स से बाहर
गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हो रहा होगा जिसके थ्रू मूव कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हमने देखा कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं बेटा, फर्स्ट इज डिफ्यूजन और सेकंड इज ऑस्मोसिस। तो ये दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं, ठीक है, ये दोनों ही प्रोसेस हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में, और इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, एनर्जी खर्च नहीं होती है। सो बोथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही एनर्जी खर्च नहीं होती है। डिफ्यूजन के अंदर भी एनर्जी खर्च नहीं होती है और ऑस्मोसिस के अंदर भी एनर्जी खर्च नहीं होती। कई बार आपसे पूछ लेता है कि क्यों एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, क्या ऐसा इसके अंदर है कि इसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। तो बेटा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये दोनों जो प्रोसेस है बेटा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस हमेशा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है मूवमेंट के लिए। क्लियर, हम देखेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड और गैस पे डिपेंड कर, सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हमेशा तो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, तो सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। तो डिफ्यूजन में हमेशा सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देखा जाता है, और ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट देखा जाता है। अच्छा ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। वेट, ठीक है बेटा, हाँ यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो प्रोसेस है, ये दोनों ही हेल्प करते हैं। सॉलिड होगा मॉलिक्यूल तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहा होगा सेल के अंदर या सेल के बाहर, गैस मॉलिक्यूल है तो भी डिफ्यूजन मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा होगा, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल है तो कैसे, ऑस्मोसिस। इसकी वाटर की जगह में लिख देता हूं लिक्विड, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा आपको, लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल। अब बेटा जो मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, कैसे हो रहा है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल का, ये होता है हमेशा 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 कैसे, फ्रॉम higher concentration to lower concentration, ठीक है। हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर सॉलिड या गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसा होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ज्यादा जहां पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है गैस या सॉलिड के, वहां से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस तरफ होता है, जहां पर गैस या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ऑस्मोसिस हमेशा कैसे होता है, ये प्रोसेस भी हमेशा कैसे होता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जैसे डिफ्यूजन में गैस और सॉलिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ऐसे ही ऑस्मोसिस में भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, ये दोनों प्रोसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिख लीजिए पहले, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और
ठीक है बेटा, अब दिख रहा है साफ आपको, है ना। ये लास्ट वाला नहीं दिख रहा था तो मैंने थोड़ा सेट कर दिया, ठीक है। डिफ्यूजन सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है, और जो ऑस्मोसिस है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, और ऐसे ऑस्मोसिस में भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं कि कैसे कहां पर देखने को मिलता है हमें डिफ्यूजन प्रोसेस, तो बेटा जब भी आप खाना खाते हो, जब भी आप फूड को ऑब्टेन करते हो, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्या है, कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स आपकी सेल्स के अंदर मूव कर रहे हैं। अब कैसे मूव कर रहे हैं, तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहे हैं, ठीक है। बाहर सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर उन न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम है, तो सेल्स के अंदर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे। ज्यादा कंसंट्रेशन बाहर की तरफ है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है तो अंदर मूव करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब जितना भी वेस्ट का रिमूवल होता है हमारी बॉडी से या फिर किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं सिंपली हम, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है तो समझने में आसान रहेगा आपको। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक ही सेल के थ्रू सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं लाइफ प्रोसेस के, तो वहां पे एक्सक्रीशन भी एक ही सेल से होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे वैक्यूल्स के थ्रू जितना भी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है, तो वहां पर भी डिफ्यूजन प्रोसेस ही हेल्प कर रहा है, जिसके थ्रू जितना भी वेस्ट है, जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है। इसके बाद में हम अगर गैस की बात करें तो आपने देखा होगा कि किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर हमारी भी सेल्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। कैसा होता है बेटा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। एक अगर इंसेक्ट है तो वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज कर रहा है। एक अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है। अगर हमारी बात करें तो हम भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके बाद में अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो हमारी सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर देखना हो तो हम इस प्रोसेस के थ्रू देखते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो हमेशा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। रफ कर दो बेटा इसको। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा जो ऑस्मोसिस है वो ऑस्मोसिस भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो एक्सोऑस्मोसिस, दूसरा एंडोऑस्मोसिस। या तो लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करते हैं या सेल के बाहर मूव करते हैं, ठीक है। तो जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी वहां की तरफ मूव करेंगे। अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है ना, ज्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं ना बेटा, तो अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है तो सेल के अंदर मूव करेंगे। सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम है लिक्विड की तो सेल के बाहर मूव करेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल। तो हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो समझना ही है। और क्यों समझ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें दोनों केस देखने हैं कि एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है और एंडोऑस्मोसिस क्या होता है। तो पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं, फिर आपको एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस भी समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तीन तरह के सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं यहाँ पर। ये बीकर है, ठीक है, फर्स्ट बीकर, सेकंड बीकर और ये थर्ड बीकर, ठीक है। ये तीनों बीकर बेटा एक जैसे हैं, एक ही साइज के हैं, और तीनों बीकर के अंदर रेड से, ठीक है, रेड से बनाता हूं। तीनों बीकर के अंदर सेल प्रेजेंट है, तीनों बीकर के अंदर
सेल प्रेजेंट है। बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, यहां से ध्यान से देखना इसको, है ना। तीनों बीकर के अंदर सेल प्रेजेंट है। अब यहां पर 3 तरह के सॉल्यूशन है, ठीक है, और हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं इन तीनों की, ठीक है। 3 तरह के जो सॉल्यूशन है इनकी कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है आपको, अभी हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे। इसको हम नाम देंगे हाइपरटॉनिक। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन पूरा लिख लेना बेटा आप, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं हम हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जो तीसरे नंबर का सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं हम आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं, आपको दिख रहा है? ठीक है बेटा, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, तीसरा है बेटा आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, अभी हमने सॉल्यूशन बनाया नहीं है। कंपैरेटिवली स्टडी क्यों बोला बेटा? अभी तक आप किसी को भी आप हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक या फिर आइसोटॉनिक नहीं बोल सकते। कब बोलेंगे? तो यहां पर हम देखेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होता है मोर विस्कस सॉल्यूशन। मोर विस्कस सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है? मोर विस्कस सॉल्यूशन। हाइपोटॉनिक होता है लेस विस्कस। कैसा होता है बेटा? लेस विस्कस सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मोर विस्कस का मतलब क्या है बेटा? मोर विस्कस का मतलब है कि ज्यादा गाढ़ा। अब ज्यादा गाढ़ा का मतलब क्या है? कि यहां पर सॉल्यूट्स ज्यादा है ना, और सॉल्वेंट कम है, ठीक है। किसकी कंपैरिजन में? सेल की कंपैरिजन में, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, है ना। सेल के अंदर भी बहुत सारा लिक्विड प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में लिक्विड ही है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो लिक्विड है उसके कंपैरिजन में सेल के बाहर सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल ज्यादा है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है। सॉल्वेंट क्या वाटर मान सकते हैं या फिर लिक्विड कोई भी मॉलिक्यूल मान सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है बेटा? यहां पर कम, सॉल्यूट्स ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। इधर क्या होगा? इधर जस्ट इसका अपोजिट होगा। यहां पर सॉल्यूट यहां पे ज्यादा है, यहां पे क्या होगा बेटा? कम। और यहां पे सॉल्वेंट कम है, तो यहां पे क्या होगा? सॉल्वेंट ज्यादा, ठीक है। यहां पर सेल की कंपैरिजन में यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों कैसे होंगे? ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने ये एक आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाए इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? हमने यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करी है। 3 तरह के सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन और आइसोटॉनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम ऑस्मोसिस को समझेंगे, ठीक है। तो मैं सॉल्यूट्स, ठीक है, सॉल्यूट्स को मैं, यहां पे सॉल्यूट्स ज्यादा है ना, तो मैं सॉल्यूट्स को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे सॉल्यूट्स ज्यादा है, सेल के अंदर सॉल्यूट्स कम है, ठीक। सॉल्वेंट कम है बाहर, मतलब सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है। मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर रहा हूं सॉल्वेंट को, तो मतलब सेल के बाहर सॉल्वेंट कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, ठीक है।
ऐसे हम यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा कि यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम है बाहर, यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम है और सेल के अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल के नंबर काफी ज्यादा है सेल के बाहर की कंपैरिजन में। ठीक है, सॉल्वेंट बाहर ज्यादा है तो सॉल्वेंट को हम बनाएंगे बाहर ज्यादा, सॉल्वेंट को बनाएंगे हम बाहर ज्यादा। ठीक है, आपको अंदर कम सॉल्वेंट देखने को मिल रहे हैं। यहां पर जो तीसरा केस है, यहां पर जितने हमने यहां पर बाहर सॉल्वेंट बनाए उतने ही सॉल्वेंट सेल के अंदर है, और जितने सॉल्यूट बाहर बनाए बेटा उतने ही मान लेना आप कि इसके अंदर भी बराबर है। तो यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट सेल की कंपैरिजन में इक्वल है। लेकिन इन दोनों केस में क्या हुआ, इन दोनों केस में क्या हो रहा है, सेल कंपैरिजन में सेल के बाहर सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है ना। जो मैंने ग्रीन से बनाया बेटा, जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है वो है सॉल्यूट। ठीक है, और जिसको मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है वो है सॉल्वेंट। ठीक है, जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है ग्रीन डॉट से वो है सॉल्यूट, और जिनको ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है वो है सॉल्वेंट। अगर आपको नहीं दिख रहे तो भी आप बना लेना बेटा कि सेल के बाहर सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है। ठीक है, सेल के बाहर सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम है सेल की कंपैरिजन में। मतलब सेल के अंदर क्या होगा, इसका अपोजिट। ठीक है, वहां पे सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर क्या होंगे, कम। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बाहर कम है, सेल के अंदर क्या होंगे, ज्यादा। ऐसे ही अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें बेटा तो यहाँ पे सेल के बाहर सॉलिड मॉलिक्यूल कम है तो सेल के अंदर क्या होंगे, ज्यादा। सेल के बाहर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है तो सेल के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम। यहां पर सेल के अंदर जितनी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के या फिर जितने सॉल्यूट के हैं उतना ही सेल के बाहर भी कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बनाओ बेटा पहले यहां तक एक बार। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हैं बेटा हम देखेंगे ऑस्मोसिस दो तरह का होता है। ऑस्मोसिस दो तरह का होता है बेटा, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस, दूसरा होता है एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखना बेटा यहां पर ध्यान से देखना, जब मैंने बोला कि लिक्विड के केस में बात कर रहे हैं हम, ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं ना हम, तो लिक्विड की बात करें। लिक्विड मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम यहां पर देखेंगे कि ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर है और कम कंसंट्रेशन कहां पर है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर है, बाहर तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज्यादा है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। मतलब सेल के अंदर ज्यादा है लिक्विड मॉलिक्यूल और सेल के बाहर कम है। तो कैसे मूव करेंगे, सेल के अंदर से सेल के बाहर मूवमेंट होगा। ठीक है, ये एरो दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद में ये आपको दिख गया कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर क्या है बेटा, कम। तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो बाहर से लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी बात देखोगे कि जब भी मॉलिक्यूल सेल के लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करेंगे तो सेल कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी बेटा, प्लाज्मोलाइज्ड। रिजल्ट लिख रहा हूं मैं इधर, रिजल्ट है ना। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, सेल कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड, है ना। या फिर बोल सकते हैं सिकुड़ जाएगी, या फिर बोल सकते हैं हम प्लाज्मोलाइज्ड जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब होता है बेटा सिकुड़ जाना, या फिर इसका साइज कम हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं हम फ्लैसिड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, फ्लैसिड। क्लियर।
फ्लैसिड हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये नीचे का नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं इसको, आपको नहीं दिख रहा है ना। यहां लिख देता हूं मैं, कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड। क्लियर। यहां पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, जब ये जो सेल है इसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो सेल कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, स्वेल हो जाएगी सेल, या फिर बोल सकते हैं कि टर्जिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, टर्जिड। क्लियर। और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो यहां पे नो चेंज, कोई चेंज देखने को यहां पर नहीं मिलेगा। तो बेटा हमें एक चीज क्लियर यहां से समझ में आई। क्या समझ में आई, कि जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा हमेशा किसका केस, यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर मूव कर रहे हैं, मतलब ये यहां पे हमेशा एक्सो ऑस्मोसिस है ना, यहां पर हमेशा एक्सो ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। और हाइपोटोनिक के केस में क्या देखने को मिलेगा हमें, यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, मतलब यहां पर देखने को मिलेगा हमें एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर। तो दो केस देखें, जब भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर मूव करेंगे, और जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो हमेशा लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे। नोट डाउन कीजिए बेटा। एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया बिल्कुल। हमने आज की क्लास में दो तरह के प्रोसेस देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में। डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा सॉलिड और गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है, वैसे ही ऑस्मोसिस प्रिंसिपल हमेशा, ऑस्मोसिस प्रोसेस हमेशा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। हमने देखा तीन तरह के सॉल्यूशन, किनको समझने के लिए, ऑस्मोसिस को समझने के लिए। ठीक है बेटा, ऑस्मोसिस को समझने के लिए तो पहला है एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा है बेटा एंडोऑस्मोसिस। यहां पर आप, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं इसको। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, दिखेगा आपको क्लियर। ऑस्मोसिस दो तरह का है बेटा, एक है एंडोऑस्मोसिस और दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर, अब दिख रहा है आपको। तो एंडोऑस्मोसिस कब होगा, हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में, जब सेल एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, लेस विस्कस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कम गाढ़े सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तब क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस, लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे। अगर यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो लिक्विड मॉलिक्यूल सेल के बाहर मूव करेंगे। तो आज की क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस को डिस्कस किया है, तो आप इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपके टेस्ट में, तो अच्छे से इसको समझना बेटा। और अलग अलग अगर आप डॉट्स अलग अलग कलर के पेन से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से इसको समझिए, है ना, क्वेश्चन कीजिए इससे रिलेटेड। अगर आपको मिलते हैं एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस से रिलेटेड तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।